दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय एंड हम पहुंच गए हैं सुपीरियर आयरन मैन के 3rd एपिसोड पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। वीडियो को लाइक कर देना। तो अब सीधे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा डेयरडेविल सुपीरियर आयरन मैन को एक्सट्रीमिस्ट को बंद करने को कहता है, लेकिन सुपीरियर आयरन मैन उसे बीच समुद्र में फेंक देता है। फिर डेयरडेविल मौका मिलते ही सुपीरियर आयरन मैन को किडनैप कर लेता है, पर बाद में पता चलता है कि टोनी जानबूझकर किडनैप हुआ था और वो डेयरडेविल को बताता है कि उसका सूट एक सिम्बियोट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो उसके अंदर ही रहता है हमेशा। फिर वो डेयरडेविल को बेहोश कर देता है और जब डेयरडेविल उठा तो उसे सब दिखाई देने लग पड़ता है, पर ये टेम्परेरी होता है। और टोनी डेयरडेविल से कहता है कि ये परमानेंट हो सकता है, पर उसे कुछ शर्तें माननी होंगी। डेयरडेविल टोनी पर भड़क जाता है, वो उसकी बात मानने से मना कर देता है। फिर आयरन मैन अपने घर जाता है तो वहाँ 3 एबोमिनेशन होता है। टोनी उसकी धुलाई करता है तो पता चलता है वो टोनी से मदद मांगने आया है खुद को ठीक करने के लिए। टोनी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि डेयरडेविल फिर से पहले की तरह अंधा हो चुका है। अब आगे एक टीवी शो शुरू होता है जिसकी होस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऐप की तारीफें कर रही है और वो बुलाती है आज के शो के चीफ गेस्ट को जो है टोनी स्टार्क। टोनी कहता है थैंक यू आज की ऑडियंस के लिए एक्सट्रीमिस्ट ऐप का एक दिन बिल्कुल फ्री, और लोग खुशी के मारे चिल्लाने लग पड़ते हैं। होस्ट कहती है थैंक यू टोनी, मेरी जिंदगी के 10 साल कम करने के लिए। टोनी कहता है माय प्लेजर मैंडी, इसीलिए तो ये ऐप मैंने बनाया था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का मानना है कि एक्सट्रीमिस्ट ऐप की वजह से शहर में दंगे बढ़ गए हैं, इसलिए आज मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ नया स्टार्क सिक्योरिटी सिस्टम आयरनसाइड। ये ड्रोन्स पूरे शहर में फैले हुए हैं और मुझे पल पल की खबर देते हैं, और जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ऐप को डाउनलोड किया है उन्हें ये ड्रोन देखते ही पहचान लेता है। इसकी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक कमाल की है, और अगर कोई भी सिटीजन दूसरे सिटीजन को मारते हुए दिखा तो तुम छुप नहीं पाओगे। अब से सैन फ्रांसिस्को एक क्राइम फ्री जोन बन गया है। फिर हमें डेयरडेविल दिखता है जो कहता है उस दिन जब टोनी उस आदमी को भीड़ के सामने ऊपर लेकर गया था तो उनकी बातों के अलावा भी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी, पर वो आवाज कुछ अलग थी। और डेयरडेविल अपने सामने उड़ रहे एक आयरन साइट को तोड़ देता है कि तभी वहाँ दूसरा आयरन साइट आकर कहता है मैथ्यू मर्डॉक, ये तुम्हारी फर्स्ट वार्निंग है, जिस आयरन साइट को तुमने तोड़ा है उसका बिल तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। डेयरडेविल उस आयरन साइट पर भी अपनी स्टिक से अटैक करके कहता है मैं समझ गया हूँ स्टार्क कि तुम क्या कर रहे हो। और शो में मौजूद टोनी कहता है आयरन साइट पूरे सैन फ्रांसिस्को के कोने कोने में हर पल नजर रखेगा, इसकी मदद से कई क्रिमिनल्स एंड इवन टेररिस्ट भी पकड़े जाएंगे। मैंडी कहती है पर तुम्हें नहीं लगता इससे प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं? टोनी कहता है प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक क्राइम फ्री सिटी बनाने के लिए इतना तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, और इसी तरह एक्सट्रीमिस्ट ऐप आप सभी को हेल्दी रखेगा और आयरन साइट आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। मैंडी कहती है लेकिन उनका क्या जो एक्सट्रीमिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते? टोनी कहता है यही तो बात है मैंडी, जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसी तरह एक्सट्रीमिस्ट ऐप को पाने के लिए लोग ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे, जिससे उन्हीं को भला होगा। एक्सट्रीमिस्ट आपको एक बेहतर लाइफ देता है, आपको सुपीरियर बनाता है। अब जागने का वक्त हो गया है सैन फ्रांसिस्को। तभी टोनी कहता है सॉरी मैंडी, हमें ये जल्दी खत्म करना पड़ेगा, मुझे कहीं जाना है। और स्टार्क आइलैंड पे 3 एबोमिनेशन पर शील्ड के मेंबर्स ने हमला कर दिया होता है। तभी वहाँ सुपीरियर आयरन मैन आकर कहता है ओए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अपने हथियार छोड़ दो। तभी वहाँ मारिया हिल आती है। टोनी कहता है डायरेक्टर ऑफ शील्ड को यहाँ खुद चलकर आने की क्या जरूरत थी, तुम फोन पर बता देती क्या काम था। मारिया कहती है हमने कॉल किया था लेकिन किसी ने नहीं उठाया। टोनी कहता है ओह सॉरी, मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ, फोन का ध्यान ही नहीं रहता। मारिया कहती है मैं तुम्हारे रिसेंट एक्शंस पर नजर रखे हूँ टोनी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे पर्सनली बात करने आई हूँ। टोनी कहता है इतने सारे शील्ड मेंबर्स को लेकर उनके हाथों में गन पकड़ा कर मुझसे सिर्फ बात करने आई हो। मारिया कहती है तुमने इस 3 एबोमिनेशन को जो रखा है इसीलिए लेकर आई हूँ। टोनी कहता है प्लीज यार ये नाम मत लिया करो, वाहियात नाम है ये। मारिया कहती है ये शील्ड की कस्टडी से भागा है और इसने पूरे शहर में तबाही मचाई थी। टोनी कहता है मैं नुकसान की भरपाई कर लूंगा, लेकिन इस लड़के को यहीं छोड़ दो। मारिया कहती है लेकिन क्यों, और वैसे भी वो वांटेड है। टोनी कहता है नहीं वो वांटेड नहीं है, और वो एक आइलैंड पर यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, और उसका वांटेड अरेस्ट वारंट मेरे लॉयर्स ने उसे संभाल लिया है। मारिया हिल्स फिर कुछ कहती उससे पहले ही टोनी कहता है अच्छा बस अब बात खत्म करो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इन एजेंट्स को बेइज्जत होते हुए पूरी दुनिया देखेगी। फिर टोनी स्टार्क टावर में आता है और वो कहता है वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेंगे, एंड तुम यहाँ रहने वाले हो तो तुम्हें कुछ रूल समझने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 नो टचिंग। यहाँ हजारों ऐसी महंगी चीजें हैं जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और तुम चलती फिरती डिस्ट्रक्शन हो, इसीलिए नो टचिंग। रूल नंबर 2 अब से गुस्से में लड़ना झगड़ना बंद। और रूल नंबर 3 इस टावर में 3 एबोमिनेशन नहीं रह सकता, ये नाम बेकार है, तुम्हारा असली नाम क्या है? एबोमिनेशन कहता है जेमी। टोनी कहता है
नहीं यार, वैसे मैं तुम्हें देखकर जेमी नाम तो नहीं ले पाऊंगा, कुछ करना पड़ेगा। जेमी कहता है क्या तुम सच में मुझे ठीक कर दोगे? टोनी कहता है हाँ, मैं तुम पर थोड़ी स्टडी करने वाला हूँ और जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और टोनी के हाथ में शराब से भरे 2 गिलास देखकर जेमी एक गिलास को पकड़ने लगता है। तभी टोनी कहता है ये क्या कर रहे हो? जेमी कहता है मुझे लगा शायद। टोनी कहता है नहीं, तुम सिर्फ 13 साल के हो, है ना? नीचे जाओ, मुझे मिलने कोई आ रहा है। जेमी नीचे जाता है और टोनी कहता है हेलो मैट, क्या तुम मेरा ऑफर लेने आए हो? डेयरडेविल कहता है नहीं, मैं यहाँ जस्टिस के लिए आया हूँ। टोनी ड्रिंक करने लगता है और डेयरडेविल कहता है मैंने सुन लिया। टोनी कहता है क्या सुना तुमने? डेयरडेविल कहता है द ट्रिगर। और टोनी मैट को घूर कर देखने लग जाता है। फिर मैट कहता है मैं जानता हूँ टोनी तुम क्या कर रहे हो, एक्सट्रीमिस्ट एक वायरस है, ये ऐप बस एक छलावा है। टोनी कहता है ध्यान से मैट। और मैट कहता है ये एक वायरस है जो इनऑडिबल साउंड से ट्रिगर होता है, पर वो साउंड सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। तुमने लोगों के अंदर जो चीज पहले ही डाल दी है, तुम उनसे उसके ही पैसे ले रहे हो। टोनी कहता है इस बात को साबित करके दिखाओ। मैट कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ प्रूफ कहाँ है टोनी, और इसीलिए तुम सैन फ्रांसिस्को में हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इसीलिए सैन फ्रांसिस्को में हो क्योंकि सैन फ्रांसिस्को ने बॉटल्ड वाटर बैन कर दिया है और तुमने अपना वायरस वाटर सप्लाई में डाला हुआ है। टोनी कहता है अब तुम क्या करोगे मैट? मैट कहता है अब मैं FDA को ये पूरा मामला समझाऊंगा और फिर तुम लंबे समय के लिए जेल जाओगे टोनी। और तभी जेमी भागते हुए कहता है नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते, मुझे उसकी जरूरत है। और टोनी डेयरडेविल को पकड़ लेता है। डेयरडेविल टोनी को अपनी स्टिक से मारता है, पर टीन एबॉमिनेशन उसे जोर से पंच मारता है और वो सीधे खिड़की से बाहर जा गिरता है। टोनी डेयरडेविल की तरफ भागते हुए कहता है नहीं, और डेयरडेविल बस खाई से गिर रहा होता है। टोनी अपने सूट को कहता है जल्दी जाओ उसे पकड़ो, और वो सूट मैट को पूरी तरह से कवर करके ऊपर ले आता है। मैट कहता है मुझे इससे बाहर निकालो। टोनी कहता है नहीं, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब मैं ऐप की फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हियरिंग से भी कम रखूंगा। डेयरडेविल कहता है लेकिन मैंने उसे पहले से ही सुन लिया है, तुम मेरे दिमाग से वो साउंड को अब भुला नहीं सकते। टोनी कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं भुला सकता हूँ। और वो उसका मुंह बंद करके जेमी को कहता है मैं लैब में लेकर जा रहा हूँ इसे, तुम यहीं पर रुको। फिर टोनी मैट को लैब में ले जाता है और उसके सिर के दोनों साइड एक डिवाइस लगाता है और उसे जोरदार शॉक देता है। और फिर मैट जब होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। टोनी कहता है हम एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और उसी दौरान तुम्हें चोट लगी और तुम बेहोश हो गए। तुम यहाँ पिछले कुछ दिनों से पड़े हुए हो और क्रिस्टिन भी यहीं पर होती थी तुम्हारे साथ जब तुम बेहोश थे। तभी क्रिस्टिन अंदर आती है और मैट उसे देखकर उससे बातें करने लग पड़ता है। और टोनी वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें एक्सपेंसेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो देख लूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। फिर टोनी स्टार्क आइलैंड पर टीन एबॉमिनेशन के कुछ टेस्ट कर रहा होता है। वो उसके हाथ बांधकर उसका ब्लड सैंपल लेने लगता है तो एबॉमिनेशन कहता है बस ब्लड सैंपल लेने के लिए तुमने मेरे हाथ बांध दिए। टोनी कहता है तुम्हारी स्किन बहुत मजबूत है, उसमें सुई का घुसना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसमें दर्द होगा। पर वैसे सच बताऊं, ब्लड सैंपल तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो कुछ और ही करने वाला हूँ। और वो इंजेक्शन सीधे एबॉमिनेशन में घुसा देता है और एबॉमिनेशन चेयर को तोड़कर सीधे टोनी पर अटैक करने लगता है। टोनी उसे ब्लॉक कर देता है और एबॉमिनेशन फिर पूछता है ये आखिर ब्लड सैंपल नहीं तो क्या है? टोनी कहता है तुम्हारे पूरे DNA को निकाल कर उसे अच्छे से सर्च करता है ये। टीन एबॉमिनेशन कहता है पर क्या ढूंढने के लिए? टोनी कहता है सब कुछ। टोनी ड्रिंक डालते हुए कहता है वेल सब कुछ तो नहीं, पर ये मुझे इतना बताएगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, पर तुम ये कैसे बने वो नहीं बता पाएगा। सर्च को वैसे भी टाइम लगेगा, तब तक तुम अपने ओरिजिन की ट्रेजिक कहानी सुनाना चाहो तो सुना सकते हो। टीन एबॉमिनेशन कहता है तुम्हें मेरी मॉम याद है? टोनी कहता है क्या वो भी लंबी चौड़ी और हिडियस थी? टीन एबॉमिनेशन कहता है नहीं, वो एक साइंटिस्ट थी। टोनी कहता है साइंटिस्ट थी, मतलब अब नहीं है? टीन एबॉमिनेशन कहता है हाँ। टोनी पूछता है वो मर गई है या रिटायर हो गई है? एबॉमिनेशन कहता है दोनों। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करती थी और उनका नाम था कैटरीना। फिर हमें पास्ट इवेंट दिखाई जाती है। कैटरीना और उसका बेटा जो अब टीन एबॉमिनेशन बन गया है, दोनों लैब में आते हैं और स्टीवन नाम का एक फेलो साइंटिस्ट कैटरीना को लेट आने के लिए सुना रहा होता है। कैटरीना बताती है कि उसका बेटा बीमार है और उसे घर पर वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। स्टीवन कहता है इसे आज ही बीमार होना था। कैटरीना जवाब देती है इलनेस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती स्टीवन। फिर वो कहती है क्या हमें शील्डिंग मिल गई? स्टीवन कहता है जितनी मोटी परत वाली शील्ड मांगी थी वो तो नहीं मिली, पर काम चलाने लायक मिल गई है। कैटरीना कहती है गामा रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम चलाने वाली शील्ड काम नहीं आएगी, ठीक है ना? स्टीवन कहता है वो लैब के खर्चों को अप्रूवल नहीं देते। कैटरीना कहती है स्टार्क शायद अपनी कंपनी को डूबते हुए देखना चाहता है, और क्या वो कभी यहाँ खुद भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आएगा? स्टीवन कहता है मुझे नहीं पता, मुझसे ज्यादा तो तुम उसके टच में रहती हो। कैटरीना कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हाँ। तभी हैप्पी आकर कहता है सॉरी।
टोनी नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा बिजी है। कैटरीना कहती है सच में हैप्पी? उसका क्या नाम है जिसके साथ वो बिजी है? हैप्पी कहता है अरे वो सच में बिजी है। कैटरीना कहती है ठीक है अब रूम खाली करो। और फिर वो जेमी को गॉगल्स पहनाती है ताकि गामा रेडिएशंस की उसकी आईसाइट पे कोई फर्क ना पड़े, और वो उसे हैप्पी के पास पीछे खड़े रहने को कहती है। फिर कैटरीना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हुए कहती है चलो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लास्ट हो जाता है। कैटरीना जमीन पर गिर जाती है, पर तभी जेमी आकर अपनी माँ से चिपक जाता है और गामा रेडिएशंस दूर तक फैल रही होती हैं। फिर होगन अपना चेहरा ढकते हुए भागता है और ऑफ बटन दबा देता है। फिर हम प्रेजेंट में पहुंचते हैं। टोनी कहता है दिसंबर 13, 8 साल पहले अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक से जाता तो आज कैंसर के खिलाफ दुनिया के पास बहुत उम्दा इलाज होता। 2 लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। जेमी कहता है तुम्हें याद है? टोनी कहता है मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी, उन दिनों मैं बहुत बिजी रहता था। टीन एबोमिनेशन कहता है मॉम ने बताया था कि तुम कंपनी को निग्लेक्ट करते थे, इसीलिए ये सब हुआ। टोनी कहता है मैं करता था। जेमी कहता है उन्हें फायर भी कर दिया गया था। टोनी कहता है मैंने किया था क्या? जेमी कहता है नहीं, तुम तो उनसे मिल भी नहीं सके क्योंकि तुम पता नहीं कहाँ बिजी थे। टोनी कहता है अरे यार उस दिन मैं ब्लैक लामा से वापस लड़कर आया था, वो एक इंटरडायमेंशनल क्रेजी किंग है, वो बहुत खतरनाक था, उसके पास मिस्टिकल पावर्स थी, बट मैं उसके साइकिक हमलों से बच गया और उसे उसके यूनिवर्स में वापस पहुंचा ही दिया। लेकिन मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैं जब उस फाइट के बाद वापस लौटा तो मेरी हालत मरने वाली हो चुकी थी। मैंने हैप्पी से कहा जाकर पेपर को लेकर आओ। जेमी कहता है फिर क्या, आगे क्या हुआ? टोनी याद करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है मुझे याद नहीं। फिर टोनी कहता है मैंने रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी थी, उसमें लिखा था 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, पर ये कहीं नहीं लिखा था कि एक बच्चा मॉन्स्टर में बदल गया। तो फिर ये कब हुआ? जेमी कहता है 2 हफ्ते पहले। फिर हमें 2 हफ्ते पहले का टाइम दिखाया जाता है। कुछ बच्चे जेमी को मार रहे होते हैं, उसे बुली कर रहे होते हैं, बहुत बुरी तरह उसकी धुलाई कर रहे होते हैं, और इसी दौरान जेमी का स्केटबोर्ड टूट जाता है और घर पर उसकी माँ बिल्स देख रही होती है। तभी जेमी मार खाए घर पहुँचता है। उसकी माँ कहती है जेमी ये क्या? फिर वो उदास होकर कहती है बेटा अगर तुम उनके जैसे बनने की कोशिश करो तो शायद। जेमी कहता है क्या आप मुझे नया स्केटबोर्ड ला दोगे? कैटरीना कहती है बेटा मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं बचे हैं, शायद क्रिसमस तक मैं ले आऊं। जेमी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। कैटरीना उसके पीछे जाते हुए कहती है हम तुम्हारी टीचर को उन बच्चों की शिकायत कर सकते हैं। जेमी गुस्से से चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, और ये कहते ही वो जोर से जमीन पर अपने हाथ को पटकता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो टीन एबोमिनेशन में बदल जाता है। वो रोते हुए कहता है मॉम, और उसकी माँ मलबे के नीचे दबी पड़ी होती है। फिर हम प्रेजेंट में पहुंचते हैं और टोनी कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम वापस से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो हुआ उसके बाद तो तुम हमेशा खुद पर गुस्सा ही कर रहे होगे। और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? जेमी कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है। टोनी डीएनए रिपोर्ट देखते हुए कहता है वेल अभी पता चल जाएगा तुम्हारे डैड का भी, और रिपोर्ट बताती है कि हैप्पी होगन उसके डैड हैं। जेमी कहता है क्या हैप्पी होगन मेरे डैड हैं? टोनी कहता है नहीं थे, वो मर चुका है। ओके, तुम उन कुछ इंसानों में से एक की औलाद हो जिनकी मैं दिल से केयर करता था, अब तो तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जेमी कहता है वो तो तुम पहले भी करने वाले थे ना? टोनी कहता है हाँ करने वाला था, बट तुम्हारे सेल्स पर रिसर्च करके कुछ बन पाता या किसी तरह से तुम्हारी बॉडी से स्टार्क इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो सकता है, मैं ये सोचकर तुम्हारी हेल्प कर रहा था। पर अब जब मुझे सब पता चल गया है तो अब मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हें ठीक करना होगा, हम कल से ही शुरू करेंगे। जेमी कहता है पर तुम्हें शहर को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा। टोनी कहता है अब हर जगह मेरे ड्रोन्स घूम रहे हैं पूरे शहर के कोने कोने में, इसीलिए कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे सबसे पहले खबर मिलेगी। और अब तुम जाकर बिस्तर पे सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। और टोनी कंप्यूटर से 8 साल पहले की 13 दिसंबर के दिन की आर्मर से ली गई फुटेज मांगता है, पर कंप्यूटर कहता है उस दिन की कोई आर्मर फुटेज नहीं है, वो डिलीट कर दी गई थी। फिर टोनी कंप्यूटर को पूरी स्टार्क इंडस्ट्री की 8 साल पहले 13 दिसंबर की सभी सीसीटीवी और बाकी सारी फुटेजेस दिखाने को कहता है, पर कंप्यूटर कहता है उस दिन की सभी फुटेजेस डिलीट कर दी गई थी। टोनी कहता है मैंने वो समय खो दिया, लगता है किसी ने मेरी जिंदगी से एक दिन निकाल लिया, अब भला ऐसा करने की जरूरत कौन ही करेगा। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो एंड बेल आइकन दबा दो। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.